नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से सेकेंड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तुर्कों की विजय या राजपूतों की पराजय के कारण पर आज बात करूंगी। हम सबको पता है कि मध्यकाल में दो प्रमुख तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था, एक मोहम्मद गौरी और दूसरा महमूद गजनी। पहला इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। महमूद ने 27 वर्षों तक लगातार भारत पर आक्रमण किए थे और इस बार 17 आक्रमण भारत पर किए और उन सभी आक्रमणों में वो सफल रहा। भारतीय राजाओं की महमूद के विरुद्ध इस हार से विदेशियों के सामने उनकी सैनिक निर्बलता बहुत अच्छी तरह से उजागर हो गई। महमूद ने भारी मात्रा से धन भारत से लूटा और यहाँ से कई मंदिरों को भी ध्वस्त किया। तो गौरी ने 17 आक्रमणों के द्वारा भारत पर लूटपाट की। उसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण केवल पैसे के लिए था। इसके बाद आया महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था उसने भारत के ऊपर भी आक्रमण किए और विजय प्राप्त करी, मगर उसके आक्रमण में अंतर था। उसने भारत पर 1175 से 1206 के बीच में कई युद्ध किए और अपने राज्य को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। वो भारत का धन भारत में ही रखना चाहता था ताकि वो अपने राज्य का विस्तार कर सके। तो दोनों में जो मूल अंतर है वह यह है कि गजनी पैसे के लिए आक्रमण किया और गौरी ने राज्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तुर्क कौन थे। तुर्क वह लोग होते हैं जो तुर्की भाषा बोलते हैं और मध्य एशिया में रहते हैं। तुर्कों की विजय या राजपूतों की पराजय के ऊपर दो समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है। एक है हसन निज़ामी और दूसरे हैं मिनाजुल सिराज। उनके अनुसार खुदा ने इस्लाम को विजय प्रदान की या भीमदेव के पास अगणित सेना तथा असंख्य हाथी थे और जब युद्ध हुआ तो हिंदू सेना पराजित हो गई और उसे नष्ट कर दिया। मगर इन वाक्यों से हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि तुर्कों की सफलता की क्या प्रमुख कारण थे। एक ही समकालीन इतिहासकार है फ़क़ीह मुदाबिर, जिसकी पुस्तक को लिखा है आदुब अल हर्ब ने। उसने तुर्की विजयों में घोड़ों के महत्व को बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। उनके अनुसार ये जो तुर्की घोड़े थे वो उनकी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे और उसी सेना ने अपनी गति के कारण राजपूतों को पराजित किया। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने जैसे एल्फिंस्टन, लेनपूट आदियों ने तुर्कों की विजय के पीछे बताया है कि क्योंकि तुर्क अच्छे सैनिक थे और वो शीत प्रदेश के निवासी थे, मांस खाते थे, इसलिए वो जीते और भारतीय हार गए। मगर ये युक्ति संगत नहीं पड़ता है। अब हम वास्तविक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में तुर्कों को भारत में किन कारणों से सफलता मिली। क्योंकि युद्ध है तो सबसे पहले हम सैनिक कारण लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नई रणनीति। मध्य एशिया में जो नई रणनीति थी उसका उपयोग तुर्कों ने भारत में किया, चाहे वो घुड़सवार हो, चाहे वो रिजर्व सेना हो, चाहे वो तुलगुमा पद्धति हो।
उतने सर्वश्रेष्ठ घोड़े पे सवार थे कि वो तीर भी चला लेते थे और तेजी से घोड़े को भी भगा लेते थे। तो सेना में गति घुड़सवारों के कारण हुई। गतिशीलता के बाद दूसरी चीज़ है उनकी चाल। धनुर्विद्या में इतने दक्ष थे कि दौड़ते हुए घोड़ों की काठी पर बैठकर वो धनुष का प्रयोग कर लेते थे। भारतीयों की भारी भरकम और मंद गति की सेना के आगे ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ऊँट भी जो थे वो उनके साथ चलते थे और उनको बहुत दिनों तक भूखा भी रखा जा सकता था और मार्ग में उपलब्ध पत्तियां और जड़ी बूटियों से ही वो पेट अपना भर लेते थे। जबकि भारतीय सेनाओं को रसद पहुंचाने के लिए बंजारों के बैल वगैरह की आवश्यकता होती थी। रिजर्व सेना, इसका महत्व हम जानते हैं। जब शत्रु थक जाता था तो रिजर्व सेना आती और उनके ऊपर आक्रमण कर देती थी। तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसका यूज़ किया और पृथ्वीराज रासो के दिन भर की जो थकी हुई सेना थी उसको आसानी से पराजित कर दिया। अब है सामाजिक कारण। भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में पूरी तरह से विभाजित था और इसलिए लड़ने का काम क्षत्रियों तक ही सीमित था। आम जनता युद्ध में भाग नहीं लेती थी। जनता का सहयोग शासक वर्ग को नहीं प्राप्त था और इसीलिए तुर्कों ने आसानी से सफलता भी प्राप्त कर ली और उन्हें भीषण विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ा। अब हम आते हैं राजनीतिक कारण। ये एक ऐसा कारण है जो प्राचीन काल से भारत पर लगा हुआ था और वो है एकता का अभाव। आपस में संघर्ष करना भारतीय शासकों का एक तरह से सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो जब एकता का अभाव होता है तो आप किसी परदेशी से लड़ते नहीं हैं मिलकर, आपको वो अकेले एक एक करके हराता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। फिर कारण आता है व्यक्तिगत कारण। जो सैनिक हैं वो अपने सेनापति, सेना नायक को देखते हैं। तुर्कों के पास महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे महान सेना नायक थे जिन्हें कई युद्ध लड़ने का अनुभव था। भारतीय शासकों में भी जयपाल, अनंतपाल, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि कुशल सेना नायक थे, मगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि वो उनसे ज़्यादा अनुभवी, दूरदर्शी और बुद्धिमान नहीं थे और ये जो तुर्क थे वो अवसर का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। संघर्ष के दौरान कोई भी गलती होती तो वो उसका आसानी से फ़ायदा उठा लेते थे। एक आखिरी जो कारण है वो है आकस्मिक कारण। और आकस्मिक कारण का मतलब ये है कि जो सडनली कुछ होता है, संयोगवश से तुर्कों की विजय हो गई। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जब जयपाल ने सुबुक्तगीन के राज्य पर आक्रमण किया तब कई दिनों तक युद्ध चला मगर युद्ध का निर्णय नहीं हो पाया। तभी एकदम से हिमपात हुआ और कई सैनिक ठिठुर के मर गए और जयपाल को मजबूरन सुबुक्तगीन के सारे संधि करनी पड़ी। एक और उदाहरण है, जयचंद की आंख में तीर लग गया या अनंतपाल के हाथी का बिगड़ गया। तो ये जो संयोग या आकस्मिक कारण थे इनकी वजह से भी तुर्कों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई। और हम सब ये जानते हैं कि इन तुर्कों की विजय के कारण ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। धन्यवाद।